हेलो स्टूडेंट्स, IB टेक्निकल क्लासेस के अंदर आप सबका स्वागत है। अब तक जो हम लोग बात कर चुके हैं वो हमारा फर्स्ट यूनिट से रिलेटेड बहुत सारी बेसिक बात किया हम लोग, और सेकंड यूनिट के अंदर हम लोग थर्मल पावर प्लांट का कंप्लीट ब्लॉक डायग्राम को देखा और डिफरेंट जो इक्विपमेंट्स यूज़ होता है उन सारे इक्विपमेंट्स को देखा। तो आज हम लोग क्या करने जा रहे हैं, दोनों यूनिट यानी फर्स्ट यूनिट एंड सेकंड यूनिट का रिवीजन करने जा रहे हैं। तो हम जो बोलते जा रहे हैं, कुछ कुछ हिंट्स देते जा रहे हैं, वो सारा चीज़ आप ध्यान करते जाइएगा, यानी ध्यान से सुनते जाइएगा, तो आपको कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा। कहीं पर कुछ डॉट भी होगा तो आज होप आपको आज क्लियर हो जाएगा। तो हम लोग थर्मल पावर प्लांट से रिलेटेड और उससे पहले जो बेसिक चीज़ था उसके अंदर बहुत सारी बात किया था। तो सबसे पहले फर्स्ट यूनिट की बात कर लेते हैं। फर्स्ट यूनिट के अंदर हम लोग क्या क्या बात किया था। तो सबसे पहले जो हम लोग स्टार्टिंग किया है पावर जनरेशन सिस्टम को, वो एक डायग्राम देखा था और उस डायग्राम का नाम था सिंगल लाइन डायग्राम। जिस सिंगल लाइन डायग्राम के अंदर हम लोग क्या किया था, जनरेटिंग स्टेशन दिखाया था, उसके बाद ट्रांसफार्मर दिखाया था और बहुत सारा अलग अलग जगह पर ट्रांसफार्मर दिखा के लास्ट में हम लोग लोड यानी कंज्यूमर दिखाया था। ठीक है, तो ये वाला जो डायग्राम है ये बेसिक चीज़ है और ये पूरे पावर सिस्टम है। अगर ये थोड़ा बहुत आपको नहीं भी समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर से हम लोग समझेंगे। कहाँ पर, जब हम लोग ट्रांसमिशन पढ़ेंगे तो, इसके अलावा जब स्विच गियर पढ़ेंगे तो ये वाला डायग्राम आपको आगे भी बहुत बार मिलता जाएगा, तो कोई चिंता की ज़रूरत नहीं है। इस डायग्राम के बारे में आगे फर्दर हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपका सिलेबस भी चालू नहीं था। आपका जो सिलेबस चालू है यूनिट 1 के अंदर, वो सबसे पहली चीज़ जो पढ़ना था वो बेसिक पढ़ना था। और बेसिक के अंदर क्या था, पहला चीज़ इम्पॉर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी था, जिसके अंदर हम लोग बात किया था इलेक्ट्रिसिटी के इम्पॉर्टेंस के अंदर, महत्व के अंदर। तो आप बहुत सारा इंपॉर्टेंस बता सकते हैं, लेकिन जो बेसिकली बुक की तौर पर और पॉइंट वाइज जो हम लोग इम्पॉर्टेंस की बात करते हैं वो मेनली तौर से 4-5 इम्पॉर्टेंस की बात की जाती है। तो सबसे पहले जो बात किया जाता है, हमारे पास जो इलेक्ट्रिकल सप्लाई होता है, यानी हमारे पास जो इलेक्ट्रिसिटी होती है उसके अंदर और दूसरे सोर्सेस के अंदर क्या अंतर है, या दूसरे एनर्जी के अंदर क्या अंतर है, वो बात किया जाता है। तो इलेक्ट्रिकल जो एनर्जी है वो और अदर एनर्जी की तुलना में हमारे पास क्या होता है, सस्ता होता है। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, चीपेस्ट एनर्जी। यानी दूसरे एनर्जी को अगर आप यूज़ करेंगे, यानी आप अगर अब यहाँ पर रोशनी चाहिए, आपको लाइट चाहिए, अगर आप कैंडल जलाएंगे या आप लैंटर्न जलाएंगे, पेट्रोमैक्स जलाएंगे, तो इस तरह का अदर सोर्स यूज़ करके आप यहाँ पर ब्राइटनेस लाइट प्रोड्यूस करते हैं, तो आपको चार्जेस ज़्यादा लगेंगे, उसकी तुलना में लाइट का चार्जेस आपको कम लगेगा। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी सस्ता होता है। दूसरा बात क्या था, क्लीनेस्ट। और अदर एनर्जी यूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर पॉल्यूशन होता है, आपका स्मोक प्रोड्यूस होगा, नॉइस प्रोड्यूस होगा, इस तरह की चीज़। लेकिन आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज़ करते हैं तो इसके अंदर कोई भी पॉल्यूशन नहीं है, पॉल्यूशन फ्री होता है। इसके अलावा हम लोग बात किया था फ्लैक्सिबिलिटी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी एक ऐसा है जिसको एक जगह से दूसरी जगह हम ले जा सकते हैं, आसानी से पहुंचा सकते हैं। दूसरे एनर्जी को ले जाना है तो थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा, आपको पहुंचाने में ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा, प्रयास मेहनत ज़्यादा लगेगा। इसके अलावा आपका जो हमारे पास कंट्रोलिंग सिस्टम है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के पास ज़्यादा, यानी बहुत सारा इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट लगा हुआ, उसको बहुत आसानी स्विच के माध्यम से आप कंट्रोल कर सकते हैं। अदर इक्विपमेंट को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, कठिन होता है। तो ये बेसिक चीज़ें थी जो हम लोग इम्पॉर्टेंस की बात किया था। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहाँ कहाँ पर यूज़ हो रहा है, तो एवरी सेक्टर के अंदर और उन सारे सेक्टर का या यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पूछा जाएगा तो आप क्या बोलेंगे कि हम मोबाइल चार्ज करने में यूज़ कर रहे हैं, घर के अंदर मिक्सर में, वॉशिंग मशीन में, इस तरह से आप लोग जनरली लोग बोलते हैं। लेकिन ये कहना सही नहीं होगा। हम लोग क्या बोलेंगे, यदि हमसे पूछा जाएगा वेयर वी हैव टू यूज़ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग कहाँ पर है, इसका एप्लीकेशन कहाँ पर है, उपयोग क्या कर रहे हैं, तो हम 3-4 पॉइंट बोलेंगे। सबसे पहला क्या बोलेंगे हम लोग, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहाँ पर यूज़ हो रहा है, तो फॉर डोमेस्टिक पर्पस, यानी घर के अंदर जितना भी उपकरण है, आप घर के अंदर सारा उपकरण आ गया, चाहे मोबाइल चार्जिंग हो, बल्ब हो, पंखा हो, फ्रिज हो, वॉशिंग मशीन हो, सब किसके अंदर आ गया, डोमेस्टिक पर्पस। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहाँ यूज़ होता है, डोमेस्टिक पर्पस के लिए। दूसरा कहाँ होता है, कमर्शियल पर्पस के लिए। तो कमर्शियल क्या है, जितना आपका मॉल है, दुकान है, कॉलेज है, इंस्टीट्यूट है, ये सब किसके अंदर आ जाता है, कमर्शियल पर्पस, यानी ऑफिस टाइप का जितना भी चीज़ है वो कमर्शियल। तीसरा इंडस्ट्रियल यूज़। इंडस्ट्रियल मतलब जितना आपका उद्योग वाला काम है, जहाँ पर मैन्युफैक्चर हो रहा है, इंडस्ट्री है, फैक्ट्री है, तो तीसरा आपका इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ कहाँ हो रहा है, इंडस्ट्रियल यूज़ हो रहा है।
ठीक आ रहा समझ में। इसी तरह आपका चौथा यूज़ कहाँ हो रहा है, एग्रीकल्चर के अंदर, खेती के अंदर, सिंचाई के अंदर मोटर यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा कहाँ यूज़ हो रहा है, आपका ट्रांसपोर्टेशन में यूज़ हो रहा है, या इसी को आप रेलवे कह सकते हैं। तो पूरा इलेक्ट्रिकल रेलवे किस पे, इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंड होता है। तो अलग अलग जगह, यानी आपका डोमेस्टिक हो गया, इसके अलावा इंडस्ट्रियल हो गया, इसके अलावा एग्रीकल्चर हो गया, कमर्शियल हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया। तो एवरी सेक्टर के अंदर हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज़ करते हैं। तो यूनिट 1 के अंदर पहला इंपॉर्टेंस हो गया, दूसरा यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो गया। इसके अलावा फिर हम लोग क्या बात किया था, हम लोग मेथड ऑफ जनरेशन की बात किया था। मेथड के अंदर बहुत आसान मेथड बात किया था, सिंपल, कि हम लोग क्या करेंगे, ये हम लोग अल्टरनेटर ले लेंगे, यानी एक टरबाइन होगा, टरबाइन के साथ अल्टरनेटर होगा और इसके साथ क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी मिल जाएगा। तो ये सबसे बेसिक चीज़ था। यहाँ पर एनर्जी हम लोग डिफरेंट एनर्जी आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आपको मैकेनिकल एनर्जी मिल जाएगा और इसके आउटपुट में क्या मिल जाएगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल जाएगा। तो हम लोग बेसिक ऑफ जनरेशन के अंदर क्या जाना था कि हम लोग टरबाइन को और अल्टरनेटर को जोड़ देते हैं। टरबाइन को हम लोग डिफरेंट एनर्जी देते हैं, ये क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी में बदलता है, और अल्टरनेटर क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल देता है। तो इस प्रकार से हमारा जनरेशन का काम होता है। ये वाला टॉपिक हम लोग देखा था। और फिर इसके बाद हम लोग क्या बात किया था, डिफरेंट एनर्जी सोर्सेज, यानी ये वाला जो एनर्जी है, ये इस एनर्जी की बात किया था। तो ये वाला जो एनर्जी है वो डिफरेंट हो सकता है। तो हम लोग विंड की बात किया था, सन की बात किया था, फ्यूल की बात किया था, है ना। तो इस प्रकार का डिफरेंट सोर्सेस की बात किया था जो अलग अलग हो सकता है। तो एवरी सोर्स का अपना अलग अलग एडवांटेज है। सन का अपना एडवांटेज है कि हर जगह पर मिल जा रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। विंड का अलग एडवांटेज है कि विंड भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जा रहा है, उसके मेथड से आप पावर जनरेशन का काम कर सकते हैं। वाटर का अपना सोर्सेज है, बहुत बड़े अमाउंट में हम वाटर की सहायता से, वाटर को स्टोर करके उसकी सहायता से पावर जनरेशन का काम कर सकते हैं। इसके अलावा जो फ्यूल है, और फ्यूल के अंदर 3 कैटेगरी बात किया था, आपका सॉलिड और लिक्विड गैस। सॉलिड के अंदर मेनली तौर से कोल का बात किया था, लिक्विड के अंदर आपका डीजल का बात किया था, और गैस के अंदर आपका नेचुरल गैस का बात किया था। तो ये जो एनर्जी है वो डिफरेंट एनर्जी हो सकता है, चाहे आपका सन एनर्जी हो, विंड एनर्जी हो, या आपका वाटर एनर्जी हो, या फ्यूल एनर्जी हो। तो डिफरेंट एनर्जी सोर्सेज की बात किया था, और उसकी सोर्स की सहायता से जो पावर जनरेशन हम लोग करते हैं उस किस तरह से करेंगे, उसके लिए बेसिक चीज़ें हम लोग बात किया था। और फिर सॉलिड और लिक्विड के बारे में दोनों का कंपैरिजन भी हम लोग देखा था। तो ये वाला फर्स्ट यूनिट से रिलेटेड लगभग सारी बात हो गई। तो यहाँ तक हम लोग फर्स्ट यूनिट, और ये बेसिक चीज़ था, ठीक है। लेकिन मेन कहाँ पर था, सेकंड यूनिट। तो अब थोड़ा सा समझिए सेकंड यूनिट में हम लोग क्या क्या पढ़ा है। तो सेकंड यूनिट के अंदर सबसे पहले तो हम लोग पढ़ा था कि अगर हमको प्लांट बनाना है तो प्लांट बनाने के लिए हमको किस तरह का जगह चाहिए, ठीक है। यूनिट 2 के अंदर तो हम लोग क्या देखा था, वहाँ पर सबसे पहले हम देखा कि जो लैंड है वो लैंड क्या होना चाहिए, कॉस्टली नहीं होना चाहिए, ज़मीन सस्ता होना चाहिए, ठीक है। दूसरा चीज़, अगर हम लोग फर्दर फ्यूचर भविष्य में बढ़ाना चाहें तो हम उसको एक्सटेंड भी कर सकें, है ना। तो हमको पहला चीज़ टाइप एंड कॉस्ट ऑफ लैंड की बात किया था। दूसरा देखा था ट्रांसपोर्टेशन की बात किया था। तो ट्रांसपोर्टेशन क्या होना चाहिए, आसानी से, जो भी साइट है वहाँ पर आसानी से हम पहुँच सके, इस तरह का वहाँ पर आने जाने का, रेल से या आपका रोड से, हर तरह से वहाँ पर जाने का व्यवस्था होना चाहिए। इसके अलावा हम लोग बात किया था पर्याप्त मात्रा में क्या होना चाहिए, वाटर होना चाहिए, क्योंकि थर्मल हम लोग बना रहे हैं तो उसको बहुत बड़े मात्रा में वाटर की आवश्यकता होती है। तो ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर होना चाहिए। इसी प्रकार और भी हम लोग डिफरेंट सोर्सेज, यानी डिफरेंट चीज़ को हम लोग कंसीडर करते हैं जब हम लोग प्लांट बनाते हैं, है ना। क्या क्या देखा था, और कि हमारा कंज्यूमर लोड है वो लोड से बहुत ज़्यादा दूर नहीं होना चाहिए। दूर होगा तो फिर हमको क्या है, वहाँ से ट्रांसमिशन करना होगा, बहुत दूर होगा। दूसरा हम लोग बात किया था जो लोकेलिटी है, यानी शहर का एरिया, उससे थोड़ा दूर होना चाहिए क्योंकि पॉल्यूशन गैस निकलता है। तो इस तरह की बहुत सारी बात किया था हम लोग। साइट सिलेक्शन, यानी अगर हमको थर्मल पावर प्लांट बनाना है तो थर्मल पावर प्लांट के लिए कौन कौन सा फैक्टर को हम लोग कंसीडर करेंगे, किन किन चीज़ों की बात करेंगे। तो डिफरेंट फैक्टर की, डिफरेंट चीज़ों की बात किया था। तो ये सारा हमारा बेसिक चीज़ था, ठीक है। इसके अलावा जो मेनली तौर से अब हम लोग को थर्मल पावर प्लांट के अंदर देखा, वो क्या देखा, ब्लॉक डायग्राम देखा। तो एक बार फिर से रिवीजन करा दें, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। लेकिन फिर भी हम अपने तौर से एक बार फिर से आपको बता रहे हैं। क्यों बता रहे हैं बार बार, क्योंकि ये थर्मल पावर प्लांट
इतना ज़्यादा ज़रूरी है कि पूरे पावर प्लांट यानी पूरा जो जनरेशन पढ़ेंगे वहाँ पर इसी का कंसेप्ट आपको काम है। यदि आपको अभी कंडेंसर समझ में नहीं आया तो आगे भी दिक्कत होगा, क्योंकि हर जगह पर हम बोल देंगे चलो थर्मल में समझ गए थे, अब आगे हम लोग चलते हैं। तो इसीलिए थर्मल अच्छे से समझ लिए, कूलिंग टावर अच्छे से समझ लिए, हर चीज़ अच्छे से समझ लीजिए, ताकि हम लोग जब न्यूक्लियर की बात करेंगे या और अदर सोर्सेज की बात करेंगे तो वहाँ पर हम ये मान लेंगे आपको कि आप लोग क्या किए हुए हैं, फर्स्ट यूनिट के अंदर यानी सेकंड यूनिट थर्मल पावर प्लांट बहुत अच्छे से समझे हुए हैं, इसीलिए अब हमको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, बार बार आपको समझा रहे हैं। और यहाँ इसके बाद भी डॉट होता है तो आप पूरी तरह से इसको क्लियर कर लीजिए, पूछ लीजिए आपका ब्लॉक डायग्राम को थर्मल पावर प्लांट का, ताकि आपको कहीं पर भी आगे कोई दिक्कत नहीं हो। तो आइए थोड़ा सा फिर से हम देखते हैं। तो थर्मल पावर प्लांट के अंदर सबसे पहले क्या होता था, कोल स्टोरेज, है ना। कोल स्टोरेज से हम लोग लिए कोयला, वहाँ पर से क्या किए, हैंडलिंग करने के लिए। यहाँ पर एक तो हैंडलिंग के लिए हम लोग बना लेते हैं जगह, जहाँ पर क्या करते हैं, कोल हैंडलिंग, यानी कोल को तोड़ फोड़ किया थोड़ा सा, उसके बाद आगे लिए, आगे उसको क्या मिलता है, एक बॉयलर मिलता है। बॉयलर के अंदर क्या करेंगे, इसको हम बॉयल करेंगे, कोयला जो है उसको पाउडर फॉर्म में चेंज कर दिया था, अब उसको जलाएंगे। और जलाने के बाद क्या करते हैं, यहाँ पर फर्नेस, नीचे में हमारा फर्नेस होता है यानी कोयला जलता है, ऊपर में वाटर होता है, वाटर बॉयल होता है, स्टीम में बदलता है। ठीक है, तो कोयला वाला काम, यहाँ से जो कोयला जलाने के बाद ऐश मिलता है, इस ऐश को हम क्या भेज देते हैं, यहाँ पर ऐश हैंडलिंग प्लांट, यानी ऐश को हैंडल करना, उठाना, ले जाना, ये सारा हैंडलिंग होगा। इसके बाद कहाँ चला जाएगा, ये ऐश स्टोरेज में चला जाएगा। कहाँ पर चला जाएगा, ऐश स्टोरेज, यानी ऐश को जमा करना। ये आपका क्या हो गया, बॉयलर हो गया। अब बॉयलर के बाद आपका क्या हो जाता है, या जो आपको स्टीम बदला, इस स्टीम को कहाँ भेज देते हैं हम लोग, एक इक्विपमेंट के पास भेजते हैं। इसका नाम क्या होता है, सुपर हीटर होता है। ये सुपर हीटर आपका क्या करता है, जो स्टीम आया, इस स्टीम को और ज़्यादा ड्राई कर देता है, सुखा देता है, इसके प्रेशर को, टेम्परेचर को बढ़ा देता है, ताकि हम जो टरबाइन पर मारें तो टरबाइन पर कोई भी जंग नहीं लगे, नमी नहीं रहे, पूरा ड्राई सूखा हुआ मेरा भाप उस पर जाके लगे और अच्छे से वो काम कर सके। इसीलिए सुपर हीटर लगा होता है, जो आपके स्टीम को यानी भाप के प्रेशर को, टेम्परेचर को बढ़ाता है। इसके बाद क्या लगा हुआ है, आपका टरबाइन लगा हुआ है। ये टरबाइन का काम क्या है, जो स्टीम एनर्जी है इसको मैकेनिकल के अंदर बदल देना, यानी इस तरह से आपका टरबाइन लगा हुआ होगा। आप जैसे ही स्टीम से इसको मारिएगा तो ये स्टीम से क्या होने लगेगा, रोटेट होने लगेगा, और रोटेट होगा तो ये क्या करेगा, आपका जो स्टीम एनर्जी था वो मैकेनिकल एनर्जी के अंदर यानी रोटेशन के अंदर बदल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका टरबाइन हो गया। टरबाइन के आगे क्या लगा हुआ है, आपका अल्टरनेटर लगा हुआ है। यहाँ से जैसे इसको मैकेनिकल एनर्जी मिल गया, यहाँ पर क्या मिल जाएगा, हमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल जाएगा, यानी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो गया, काम खत्म। लेकिन अब यहाँ पर चूंकि थर्मल पावर प्लांट को हम क्या करते हैं, थोड़ा सा और ज़्यादा हम लोग डिफरेंट इक्विपमेंट लगाते हैं, ताकि आपका क्या हो जाए, इफ़िशिएंटली तरीके से, अच्छे तरीके से काम कर सके और रेगुलर मेरा साइकिल चल सके। ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ तक जनरेट करके छोड़ दिया तो जो स्टीम बचा वो क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। तो इसीलिए इस स्टीम को हम उपयोग करते हैं और फिर से कंटिन्यूअस साइकिल चलाते हैं। और इस साइकिल का नाम क्या है, याद है आपको, रैंकिन साइकिल, है ना। तो इसी रैंकिन साइकिल की सहायता से मेरा कंटिन्यूअस क्या होता रहता है, जनरेशन का काम होता रहता है। तो आगे ये वाला सिंपल चीज़ यहाँ तक हम लोग आ गए थे। अब बॉयलर से जो गैस निकलता है, ठीक है, तो इस गैस के लिए दो रास्ता एक हम लोग बनाते थे। इसको कहाँ पर ले जाते थे हम लोग, ये एयर प्री हीटर होता था। ठीक है, याद होगा आपको, एयर प्री हीटर। यहाँ पर एयर प्री हीटर ये किस लिए लगाते थे, ताकि मेरा बाहर से हम लोग एयर लगाएं तो ये एयर कहाँ चला जाए, बॉयलर के पास चला जाए, ताकि एयर जो आ रहा है ये एयर की वजह से आपका क्या हो जाए, बॉयलर के अंदर जो कोल कंबशन का काम हो रहा है वो कंबशन का काम फास्ट हो सके, जल्दी जल सके। ठीक है, यहाँ पर एक पंखा लगा दिए। इस पंखा का नाम क्या होता है, एफडी फैन होता है, फोर्स ड्रॉट फैन। ये फोर्स ड्रॉट फैन क्या करेगा, आपके बाहर से एयर को लेगा, यहाँ पर एयर गर्म होगा, एयर गर्म होने के बाद कंबशन होगा। ठीक है, कंबशन के बाद जो गैस बचेगा, इस गैस को कहाँ निकालेंगे, बाहर निकाल देंगे हम लोग। तो यहाँ पर एक ठो, यहाँ पर हम लोग क्या लगाए हुए हैं, चिमनी लगाए हुए होते हैं। इस चिमनी की सहायता से यहाँ पर एक फ़ैन लगाते हैं जिसको आईडी फैन बोलते हैं, और यहाँ से आपका गैस क्या होगा, एग्जॉस्ट हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा।
आ रहा समझ में। तो सिंपल चीज़ है, एयर प्रीहीटर लगा दिया, यहाँ पर एयर जो आ रहा गर्म हो रहा, बाकी धुआं बाहर निकल रहा है। इस धुआं को यहाँ पर एक आईडी फैन लगा हुआ है, ये सर्किल से दिखा दिया, आईडी फैन की सहायता से यहाँ पर आएगा और इससे होता हुआ बाहर चला जाएगा, एग्जॉस्ट हो जाएगा। ये आपका क्या है, चिमनी होता है, ये चिमनी की सहायता से बाहर चला जाएगा। यहाँ पर एक और इक्विपमेंट लगाते हैं, इसको क्या कहा जाता है, ESP कहते हैं हम लोग। इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर। ये क्या करता है, जो गैस बाहर जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, इस तरह से जो जहरीला गैस है वातावरण को खराब करेगा, उसको प्रभाव को कम करने के लिए यहाँ पर केमिकल रिएक्शन करते हैं। तो इसको क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर कहा जाता है। उसके बाद बाहर जो धुआं निकला उसको बाहर छोड़ दिया, तो ये आपका पूरा काम हो गया। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, ये वाला साइकिल कंटिन्यू मेरा चलता रहे। स्टीम जो यहाँ पर बचा, इस स्टीम को हम लोग फिर से क्या करें, वापस यूज़ करें। तो इस स्टीम के लिए कहाँ जो बचा हुआ स्टीम है, इस भाप को, कौन सा भाप बचा, यहाँ पर जो प्रेशर है, टेम्परेचर है हाई है, लेकिन जब धक्का लग गया तो उसका प्रेशर टेम्परेचर कम हो गया, तो उसको पकड़ के यहाँ लाएं और यहाँ पर एक इक्विपमेंट लगा हुआ है जिसका नाम क्या है, कंडेंसर है। ठीक है, यहाँ पर ये क्या करता है, स्टीम को वाटर में बदल देता है। तो इसके आउटपुट में हमको क्या मिलेगा, वाटर मिलेगा। इस वाटर को पंप लगा देते हैं हम लोग, यहाँ पर पंप की सहायता से बाहर ले जाते हैं। यहाँ पर एक इक्विपमेंट फिर से हीट करने के लगाते हैं, यहाँ पर फिर से हम लोग क्या लगाते हैं, इकोनोमाइज़र लगाते हैं। ये भी वाटर को क्या करता है, हीट करता है। इसके बाद कहाँ ले जाएंगे, पकड़ के इसको बॉयलर के पास ले जाएंगे। यानी आपका जो स्टीम बचा था वाटर में बदला, वाटर पंप की सहायता से ऊपर गया, वाटर को हीट कर लिया, हीट करने के बाद बॉयलर में ले गए, और ये कंटिन्यूअस साइकिल चलता रहेगा और आपका जो है वो काम होता रहेगा। इसके अलावा कंडेंसर है, इसके साथ क्या लगा होता है, कूलिंग टावर लगा हुआ होगा। ये कूलिंग टावर से सहायता से वाटर यहाँ पर सर्कुलेट होगा, और ये कूलिंग टावर में पानी की कमी हो जाती है, तो ये किसके साथ लगा हुआ होगा, रिवर के साथ लगा हुआ। तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। लेकिन कंडेंसर और कूलिंग टावर को बढ़िया से समझिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इसमें किस तरह से काम करता है कंडेंसर के अंदर, तो ये वाला डायग्राम हम लोग देखा था। यहाँ पर मान के चलिए इस तरह से हो रहा है, ये यहाँ से पाइप आ गया, आपका दिख रहा सारा चीज़। तो आपको मान के चलिए यहाँ से ये टरबाइन से आया, क्या टरबाइन से आया आपका स्टीम। कैसा स्टीम, जिसका टेम्परेचर प्रेशर कम है। हमको इसको क्या करना है, वाटर में बदलना है। आउटपुट में क्या चाहिए, वाटर चाहिए। तो कैसे होगा, तो इसको हम लोग क्या किए हुए हैं, बहुत सारा पानी के अंदर रखे हुए हैं। कौन सा पानी, कूल वाटर, ठंडा पानी रखे हुए हैं चारों तरफ। ठीक है, ये कूल वाटर के संपर्क में जैसे यहाँ से स्टीम आया, कूल वाटर इसके बाहर रखा हुआ, तो अंदर वाला भाप जो था वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर तो भाप है, ठीक है, यहाँ पर भाप है, लेकिन यहाँ आते आते क्या हो जाएगा, वो वाटर में बदल जाएगा। क्यों, क्योंकि बाहर में क्या कूल वाटर रखा हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर आउटपुट में वाटर मिल जाएगा। इसी वाटर को लेकर फिर से कहाँ भेज देंगे, इकोनोमाइज़र से होता हुआ बॉयलर के पास भेज देंगे। तो कंडेंसर में इस तरह से रहता है। बाकी ये वाला जो पानी है नीचे, ये भी क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। तो गर्म हो जाएगा तो इसको ठंडा करना है पानी को, क्योंकि यहाँ पर भाप के संपर्क में आया तो ये भी कुछ गर्म हुआ ना, इसको क्या करना है, हमको ठंडा करना है। तो ये जो आपका वाटर है, मान के चलिए यहाँ पर हम इसको क्या दे दिया, कूल वाटर दिया। ठीक है, यहाँ से कूल वाटर किया और इसका आउटपुट में क्या ले लेंगे, हॉट वाटर मान लिया बाहर निकल गया। तो क्या करेंगे, यहाँ पर इस तरह से आपका क्या बनाएंगे हम लोग, कूलिंग टावर बनाएंगे। ठीक है, हम यहाँ पर बना रहे हैं, आपको याद होगा डायग्राम, कूलिंग टावर। जो हॉट वाला वाटर इसको ले जाके कहाँ गिराएंगे, यहाँ पर। ऊपर से ये बूंद बूंद नीचे गिरेगा और यहाँ पर आके पानी क्या हो जाएगा, ठंडा पानी हो जाएगा। ठंडा पानी को पंप लगा देंगे, पंप के सहायता से ऊपर भेज देंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपका कंडेंसर और कूलिंग टावर काम करेगा। आ रहा समझ में। तो एवरी चीज़ अलग अलग हमने बताया है। इसके अलावा भी आपको समझने में कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं, कभी भी कहीं पर भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए इसको समझने में। कंडेंसर हो, कूलिंग टावर हो। इसके अलावा फिर डिफरेंट इक्विपमेंट की बात किया था। एक नया इक्विपमेंट हम लोग यूज़ किया था, उसका नाम क्या था, रीहीटर। ठीक है, बाकी सब तो लगभग आपका देखा हुआ था। रीहीटर में हम लोग क्या कर रहे थे, ये वाला जो टरबाइन है, कहीं कहीं पर 2 टरबाइन हम लोग यूज़ करते हैं बड़े बड़े प्लांट में, तो वहाँ पर 2 टरबाइन होगा और उस 2 टरबाइन को हम क्या बोलतेंगे, एक को हम लोग हाई प्रेशर टरबाइन बोलेंगे और दूसरे को लो प्रेशर टरबाइन बोलेंगे। ठीक है, तो एक हाई प्रेशर और दूसरा लो प्रेशर टरबाइन।
बीच में एक इक्विपमेंट लगाएंगे, इसको क्या बोला जाएगा, रीहीटर बोला जाएगा। ये रीहीटर क्या करेगा, जो प्रेशर हाई प्रेशर टरबाइन हुआ, थोड़ा सा स्टीम का वैल्यू प्रेशर टेम्परेचर कम हुआ तो उसको पकड़ के कहाँ ले जाएंगे, इसके पास ले जाएंगे। यहाँ पर भाप की सहायता से क्या होगा, ये थोड़ा सा गर्म होगा, गर्म होने के बाद फिर से यहाँ पर भेजेंगे, फिर लो प्रेशर के बाद फिर से हम लोग स्टीम को उपयोग करेंगे। तो इस तरह से आपका क्या होता है, हाई प्रेशर और लो प्रेशर के बीच में रीहीटर लगा होता है। और रीहीटर का काम वही है जो सुपर हीटर का काम है और सेम काम यहाँ पर करता है। ठीक है, इसके बाद आपका क्या हो जाएगा, ये आपका टरबाइन के बाद अल्टरनेटर लगा होगा और फिर से सिंपल इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। तो कुल मिला के ब्लॉक डायग्राम से रिलेटेड बात हो गया। इसके बाद फिर हम लोग क्या बात किया था, सेकंड यूनिट के अंदर कोल की बात किया था, टाइप ऑफ कोल कैसा होना चाहिए, क्योंकि कोल क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। कोल अगर अच्छा होगा तो आपका बॉयलर की इफिशियंसी बढ़ेगी, आपका जल्दी आपका प्लांट स्टार्ट होगा और इसके अलावा आपका क्या हो जाएगा, आपके ओवरऑल इफिशियंसी प्लांट की बढ़ जाएगी। कोयला अच्छा नहीं है तो बहुत समय लगेगा, बहुत ज़्यादा स्मोक प्रोड्यूस होगा, इन्वायरमेंट के अंदर पॉल्यूशन ज़्यादा होगा, तो ओवरऑल इम्पैक्ट क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगी। इसीलिए जो कोल है वो कोल की क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। और लास्ट में फिर हम लोग क्या बात किया था, थर्मल पावर का एडवांटेज डिसएडवांटेज की बात किया था। एडवांटेज क्या हुआ था कि थर्मल पावर प्लांट को कहीं भी बना सकते हैं, क्योंकि कोयला को ढोकर कहीं भी पहुंचाया जा सकता है। इसके अलावा कोयला दूसरे डीजल की तुलना में उतना ज़्यादा महंगा नहीं होता है, तो रनिंग कॉस्ट थोड़ा कम है इसका। क्यों, क्योंकि डीजल की तुलना में सस्ता, अगर दूसरे से तुलना कीजिएगा तो महंगा हो जाएगा, है ना। इसके अलावा बहुत बड़ा साइज़ इसको नहीं लगता है, कम साइज़ में बन जाता है। यानी हाइड्रो की अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा एरिया लेगा, तो इस तरह से कुछ हमको इसके अंदर क्या मिल जाता है, एडवांटेज मिल जाता है। सेम टाइम कुछ डिसएडवांटेज भी हमको मिलेगा, जैसे आपका पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होगा, स्टार्टिंग टाइम ज़्यादा होता है, 5-6 घंटा 7 घंटा इसको सिर्फ चालू होने में लग जाता है। इसके अलावा आपका क्या होता है, यानी कि आपका पॉल्यूशन ज़्यादा होता है और रनिंग कॉस्ट ज़्यादा होता है। रनिंग कॉस्ट मतलब कोयला, हर आपका टनों टन कोयला जल रहा है, तो इस तरह से आपका कुछ ना कुछ क्या होता है, डिसएडवांटेज मिल जाता है। तो ये आपका फर्स्ट यूनिट और सेकंड यूनिट से कंप्लीट सारी चीज़ें आपको हमने रिवीजन करा दिया है। इसके बाद भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं और सारा चीज़ आपको रिवीजन कर लेना है, क्योंकि इसके बाद जो लाइव क्लासेस होगा उसके अंदर हम एक एक चीज़ आपसे पूछेंगे। थैंक यू।